इतिहास की पन्नों में ना एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता दफन है जो हजारों सालों तक बस गुमनामी में खोई रही। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा एक बात सोचिए, क्या हो अगर रोम जितने मॉडर्न और एडवांस शहर उससे भी 2000 साल पहले मौजूद थे और फिर अचानक वो कहीं गायब हो गए। ये कोई कहानी नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की हकीकत है। सोचकर देखिए, लगभग 4000 सालों तक ये सिर्फ एक मिथक था, एक कहानी, एक बहुत बड़ा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड शहरी समाज जो इतिहास से ऐसा मिटा कि जैसे कभी था ही नहीं, जब तक कि 1920 के दशक में अचानक से इसकी दोबारा खोज नहीं हो गई। तो चलिए साथ मिलकर इस कांस्य से युग के रहस्य को सुलझाते हैं, देखते हैं कि ये अविश्वसनीय सभ्यता असल में थी कैसी। देखिए, सबसे पहली चीज जो हैरान करती है ना, वो है इसका साइज। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ बड़ी नहीं थी, ये उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो भी उनसे कई ज्यादा बड़ी थी। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के इतने बड़े हिस्से में ये फैली हुई थी, जो इसे प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी शहरी संस्कृति बनाती है। अब बात करते हैं उनकी उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा कमाल की है, उनके शहर। उनकी अर्बन प्लानिंग तो मतलब एकदम जीनियस लेवल की थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे उनके शहरों को देखिए, ये कोई टेढ़ी मेढ़ी गलियों वाले शहर नहीं थे, बल्कि आज के मॉडर्न शहरों की तरह एकदम ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पे काटती थीं। और सबसे कमाल की बात, ईंटों का आकार पूरे साम्राज्य में हर शहर में एक जैसा था। ये बताता है कि उनकी सेंट्रल प्लानिंग कितनी मजबूत रही होगी। शहर की बनावट भी बड़ी दिलचस्प थी, दो मेन पार्ट्स में बंटी हुई। एक था गढ़ या सिटाडल, जो ऊंचाई पर बना था, शायद शासकों या खास आयोजनों के लिए, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। लेकिन जो चीज सबसे अविश्वसनीय है वो थी उनकी ड्रेनेज सिस्टम, ढकी हुई नालियां जो हर एक घर से जुड़ी थीं। ये एक ऐसी सुविधा थी जो उस जमाने में दुनिया में कहीं और सोची भी नहीं जा सकती थी। उनकी इंजीनियरिंग का अगर एक नमूना देखना हो तो वो है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं, बल्कि 39,000 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा वाटरप्रूफ पब्लिक पूल था। ये दिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी में कितने आगे थे और उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो इतनी बड़ी और एडवांस सभ्यता चलती कैसे थी? चलिए अब उस आर्थिक इंजन को समझते हैं जो इस विशाल सभ्यता को चला रहा था। ये लोग ना व्यापार में भी उस्ताद थे। पता है, ये दुनिया के पहले लोगों में से थे जिन्होंने कपास यानी कॉटन उगाया और उससे कपड़े बनाए। ये एक वर्ल्ड फर्स्ट था। इसके अलावा कीमती पत्थर, खूबसूरत मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजारों का भी ये लोग बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड करते थे। और इस ट्रेड का सबसे बड़ा सबूत है ये सिंधु मोहरें। सिलखड़ी पत्थर से बनी इन छोटी छोटी मोहरों पर जानवरों के चित्र हैं और एक ऐसी रहस्यमयी लिखावट है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। इनका इस्तेमाल सामान पर ठप्पा लगाने के लिए होता था, ठीक वैसे ही जैसे आज कोई कंपनी अपना लोगो या क्वालिटी स्टैंप लगाती है। और यहीं उनकी असली प्रतिभा छिपी थी, मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। सोचकर देखिए, सैकड़ों शहर, हजारों मील का फासला, लेकिन ईंटों से लेकर वजन और नापतौल तक सब कुछ एक जैसा। ये एक बेहद कुशल और ऑर्गेनाइज समाज का पक्का सबूत है। अच्छा, शहरों और व्यापार की बातों हो गई, पर इन सब के पीछे जो लोग थे वो कैसे थे? चलिए अब थोड़ा उनके जीवन, उनकी कला और उनके विश्वासों के बारे में जानते हैं। खुदाई में जो कलाकृतियां मिली है ना, वो हमें उनकी दुनिया की एक खूबसूरत झलक देती हैं। जैसे वो मशहूर डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति, या फिर वो रहस्यमयी पुजारी राजा की मूर्ति, और अनगिनत खिलौने और बर्तन। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनकी कला बड़े बड़े स्मारक बनाने पर नहीं, बल्कि खूबसूरती और असलियत दिखाने पर ज्यादा फोकस करती थी। ऐसा लगता है कि ये खुशहाल और शायद शांतिप्रिय व्यापारी समाज की कला थी। जहां तक उनके धर्म और विश्वासों की बात है, तो इसके बारे में हमें इन्हीं कलाकृतियों से कुछ इशारे मिलते हैं। कुछ मोहरों पर भगवान शिव जैसे एक देवता, जिन्हें पशुपति कहा जाता है, उनका चित्र है। और ऐसा भी लगता है कि मातृ देवी की पूजा भी काफी होती थी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के अंतिम और सबसे बड़े रहस्य पर, इस महान सभ्यता का पतन। ये एक तरह से 4000 साल पुराना एक अनसुलझा केस है।
देखिए, इस सभ्यता का उदय हुआ लगभग 3300 ईसा पूर्व में। ये अपने चरम पर पहुंची करीब 2600 ईसा पूर्व के आसपास, और फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद अचानक इसका पतन शुरू हो गया। शहर खाली होने लगे। आखिर हुआ क्या था? इसके पतन के लिए 3 मुख्य वजहें बताई जाती हैं। पहली, क्लाइमेट चेंज। हो सकता है मॉनसून का पैटर्न बदल गया हो, नदियां सूख गईं और खेती तबाह हो गई। दूसरी थ्योरी है आर्यों के आक्रमण की, हालांकि अब इस पर काफी सवाल उठाए जाते हैं। और तीसरी है जमीन के नीचे हलचल। शायद भूकंपों ने नदियों का रास्ता बदल दिया, जिससे भयंकर बाढ़ आई और व्यापार ठप हो गया। सच तो ये है कि शायद कोई एक थ्योरी पूरी कहानी नहीं बताती। ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि शायद पर्यावरण और सामाजिक बदलावों का एक मिला-जुला असर हुआ और ये सभ्यता धीरे-धीरे खत्म हो गई। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य, उनकी लिपि, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। न जाने इन खामोश निशानों में उनके उदय, उनके विश्वासों और उनके पतन के बारे में और कौन-कौन से गहरे राज छिपे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में तलाशा जा रहा है।